हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पंचेन लामा प्रयोग हुआ फेल, अब दलाई लामा पर दांव खेलकर फंस गया ड्रैगन। जी हां दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा, चीन को दलाई लामा उत्तराधिकारी मामले में दखल पड़ेगा भारी, तिब्बती समुदाय ने ठुकरा दिया पंचेन लामा। क्या है बड़ी जानकारी दोस्तों। वहीं वियतनाम के साथ ब्रह्मोस की डील हुई फाइनल, इंडोनेशिया से भी बातचीत अंतिम दौर में। ड्रैगन के दुश्मनों को भारत देगा महाविनाशक मिसाइल वियतनाम के साथ, क्या मिलकर मूंग दड़ेलेगा चीन की छाती पर भारत। क्या है जानकारी दोस्तों। वहीं आपको बताएंगे गिलगित बाल्टिस्तान चुनाव में पाकिस्तानी सेना का डर्टी गेम, आतंकियों को दे दी खुली छूट। बताएंगे क्या कहा मुनीर की सेना ने आतंकियों को खुली छूट देते हुए। दोस्तों उधर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी में अपना भारत आखिर किस देश पर हमले की है योजना, क्या बताया आर्मी चीफ ने। दोस्तों उधर कल 1 जून से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लगेगा नया शुल्क, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। क्या है जानकारी और 1 जून से कौन कौन से बदलने वाले हैं नियम, आपको बेहतरीन से बेहतरीन खबर बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता, अखंडता और भारत के साख का सम्मान करते और मानते हैं कि तिब्बत का अगला दलाई लामा भारत से ही होगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी में प्रकाशित एक लेख ने तिब्बती बौद्ध नेतृत्व और चीन की भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है। लेख में कहा गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी द्वारा नियुक्त 11वें पंचेन लामा का मामला इस बात का उदाहरण है कि धार्मिक वैधता सरकारी आदेशों से स्थापित नहीं की जा सकती। लेख के लेखक और खैदरोब थोंडूप, जो दलाई लामा के भतीजे हैं, उन्होंने कहा कि यदि चीन 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में भी इसी तरह हस्तक्षेप करता है तो उसे तिब्बती समाज और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यदि चीन अपने पसंदीदा उम्मीदवार को दलाई लामा घोषित करता है तो इससे केवल तिब्बत ही नहीं बल्कि एशिया के कई बौद्ध समुदायों में भी असंतोष पैदा हो सकता है। लेख में मंगोलिया, श्रीलंका, नेपाल और जापान जैसे देशों के बौद्ध समुदायों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों लेख में कहा गया है कि तिब्बत का प्रश्न पहले से ही चीन के संबंधों में एक संवेदनशील विषय रहा है। दलाई लामा की वैश्विक प्रतिष्ठा को देखते हुए उनके उत्तराधिकारी का चयन भारत, अमेरिका और यूरोपीय देशों की भी निगाहों में रहेगा। रिपोर्ट का दावा है कि किसी राज्य प्रायोजित दलाई लामा की नियुक्ति चीन के लिए कूटनीतिक आलोचना और अविश्वास बढ़ा सकती है, जबकि इसका उद्देश्य स्थिरता स्थापित करना बताया जाएगा। लेख में यह भी कहा गया है कि दशकों से जारी सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक दबावों के बावजूद तिब्बती समाज ने अपनी भाषा, परंपराओं और धार्मिक पहचान को जीवित रखा है। लेखक का निष्कर्ष है कि जिस तरह तिब्बती समुदाय ने चीन द्वारा नियुक्त पंचेन लामा को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया, उसी प्रकार दलाई लामा के उत्तराधिकार के मुद्दे पर भी उनकी धार्मिक मान्यताओं की भूमिका निर्णायक रहेगी। तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के चयन में चीन जो है वो हमेशा से ही हस्तक्षेप करता रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी ने 1995 में 6 वर्षीय लड़के गेथून चोएक्सी नियामा का अपहरण कर लिया था, जिन्हें 14वें दलाई लामा ने 11वें पंचेन लामा के रूप में मान्यता दी थी। चीन ने उनकी जगह ग्याइन कैन नौरबू को नियुक्त किया था, जबकि वो एक असफल उदाहरण साबित हुए। इससे यह साबित होता है कि किसी धार्मिक नेता की वैधता जबरदस्ती नहीं थोपी जा सकती और ना ही कृत्रिम रूप से बनाई जा सकती है। ये बात चीन को समय रहते समझ जाना चाहिए, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है दोस्तों। लेकिन अब तिब्बती धर्म गुरुओं ने चीन के द्वारा किया गया पंचेन लामा प्रयोग ठुकरा दिया गया है। दोस्तों क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों यहाँ तक कि तिब्बती लोग खुद चाहते हैं कि उनके जो अगले दलाई लामा बने वो कहीं के भी बने, लेकिन चीन के नहीं बनने चाहिए। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अगला दलाई लामा भारत से ही होगा तो कमेंट में ये बात अवश्य लिख दीजिएगा। और सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो इस लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां चीन के दुश्मनों को भारत देगा महाविनाशक मिसाइल, वियतनाम के साथ ब्रह्मोस डील पक्की। उधर इंडोनेशिया से भी बातचीत अंतिम दौरे में है। जी हां दोस्तों, भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का सौदा पक्का कर लिया है। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल अब वियतनाम और इंडोनेशिया तक पहुंचने वाला है। डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने सिंगापुर में बड़ा खुलासा किया है कि वियतनाम के साथ डील साइन हो चुकी है, बस ऐलान बाकी है। इंडोनेशिया के साथ भी बात लगभग पक्की है। ब्रह्मोस एक बहुत ताकतवर मिसाइल है जिसे भारत और रशिया ने मिलकर
मिलकर बनाया है। यह मिसाइल दुश्मन के जहाज, बंकर या ठिकाने को बहुत तेज रफ्तार से जाकर तबाह कर सकती है। अब भारत इसे दूसरे देशों को बेच रहा है और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे भारत की ताकत और साख दोनों बढ़ रही है। शनिवार को सिंगापुर में एक बड़ा डिफेंस कार्यक्रम हो रहा था जिसका नाम है शांग्री ला डायलॉग। ये एशिया का सबसे बड़ा सुरक्षा सम्मेलन माना जाता है जहां दुनिया भर के रक्षा मंत्री और अफसर इकट्ठा होते हैं। यही भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस की डील पहले ही साइन हो चुकी है, बस अभी तक इसका सार्वजनिक ऐलान नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इंडोनेशिया के साथ डील के आखिरी चरण चल रहे हैं और वो भी जल्द पूरी होने वाली है। ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला विदेशी देश फिलीपींस था। फिलीपींस ने 2022 में करीब $375 मिलियन यानी करीब 3100 करोड़ रुपए में ये मिसाइल सिस्टम खरीदा था। दोस्तों, आर.के. सिंह ने बताया कि भारत उन्हीं देशों को अपनी उन्नत हथियार तकनीक देता है जिन पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि भारत आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को अपना दोस्त मानता है और उनके साथ उन्नत रक्षा तकनीक साझा करने के लिए तैयार है। आसियान में 11 देश है जिनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम जैसे देश शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं असली कारण की। तो दक्षिण चीन सागर एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा व्यापार गुजरता है। फिलीपींस, वियतनाम और कई अन्य आसियान देशों का चीन के साथ इस समुद्री इलाके को लेकर विवाद है। चीन इस पर अपना दावा करता है जबकि ये देश इसको बिल्कुल नहीं मानते। ऐसे में भारत का ब्रह्मोस मिसाइल इन देशों को बेचना सिर्फ एक हथियार का सौदा नहीं बल्कि इस पूरे इलाके में रणनीतिक संतुलन बनाने का पूरा प्रयास है। दोस्तों, और यही है दूसरा सबसे बड़ा असली कारण कि भारत इन देशों को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है। जी हाँ, यानी चीन के पावर को कम करना भारत का सबसे बड़ा एजेंडा है और हिंद महासागर में चीन को पटकनी दी जा सके। इसीलिए भारत चाहता है कि उन सभी देशों को मजबूत बनाया जाए जो चीन के खिलाफ हैं या चीन के साथ जिनकी बजी हुई है। ऐसे में जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइएगा और भारत के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं कि नहीं जरूर लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, उधर गिलगित बाल्टिस्तान चुनाव में पाकिस्तानी सेना का बहुत बड़ा गंदा खेल, डर्टी गेम, अब आतंकवादियों को दे दी खुली छूट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जब गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों में सरकार और सेना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सेना किसी भी सूरत में गिलगित बाल्टिस्तान पर अपना शासन बनाए रखना चाहती है। 7 जून को होने वाले इन विधानसभा चुनावों में अपने मन माफिक नतीजों के लिए जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व वाली सेना विपक्षी नेताओं को चलने में लगी हुई है। सेना मुख्य धारा के विपक्षी नेताओं पर लगातार एक्शन ले रही है। इतना ही नहीं, सूबे पर कब्जे को बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित आतंकी संगठनों को भी मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष भारतीय खुफिया सूत्रों की माने तो एक सोची समझी रणनीति के तहत चुनावी नतीजों को अपने मन माफिक बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित आतंकी संगठनों को मुख्य धारा में लाने की नापाक कोशिश की जा रही है। आलम यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी इस चुनाव में ताल ठोक रहा है। सनद रहे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलसी को पाकिस्तान के अपने आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1997 के तहत आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित किया गया है। विश्लेषकों की माने तो ये कोई पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान में चोर दरवाजे से किसी आतंकी समूह को चुनाव में उतरने की खुली छूट दे दी गई हो। पूर्व में लश्कर तैयबा को भी मिली मुस्लिम लीग नाम की राजनीतिक पार्टी के रूप में ऐसी छूट दे दी गई थी। अब सेना टीएलपी के जरिए गिलगित बाल्टिस्तान के स्थानीय लोगों की आवाजों को कुचलना चाहती है। दोस्तों, सेना के निशाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई है। सुरक्षा बलों ने गिलगित बाल्टिस्तान के हुंजा में पीटीआई के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों डरी हुई है मुनीर की फौज। बता दें, इस तरह विपक्ष को कुचल देने के पीछे सरकार और सेना के डर को बताया जा रहा है। भारी आक्रोश के कारण सेना डरी हुई है कि कहीं उसके हाथ से यह क्षेत्र ना निकल जाए। विपक्षी नेताओं को कुचलने के साथ ही सेना ने एक और चाल चली है। सेना ने अपनी पसंदीदा चेहरों को मैदान में उतारा है। कुल 403 उम्मीदवारों में से 272 कैंडिडेट निर्दलीय हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कई सरकार के मोहरे हैं जिनको प्रशासन और सरकारी तंत्र का पूरा समर्थन है। इन मुखौटा उम्मीदवारों के पक्ष में तगड़ा माहौल बना दिया गया है। यानी कि दोस्तों, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मुनीर सेना चाहती है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी खैबर पख्तूनख्वा में, और इसी फॉर्मूले पर वो कार्य करती दिखाई दे रही है। अब ऐसे में हमारा सवाल आपसे यही है दोस्तों, इस खबर को बताने के बाद कि क्या आपको लगता है कि गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव निष्पक्ष तरीके से होंगे? देखते हैं आपका क्या राय है दोस्तों।
अगली खबर की बात करते हैं, जहां अमेरिका में नया राजनीतिक तूफान देखने को मिला। IRS से समझौता या सत्ता का दुरुपयोग। कोर्ट ने ट्रंप के 1.8 अरब डॉलर फंड पर लगा दी रोक। जी हां दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आंतरिक राजस्व सेवा यानी IRS के खिलाफ दायर 10 अरब डॉलर के मुकदमे के निपटारे से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद सामने आया है। इस समझौते के तहत अमेरिकी न्याय विभाग यानी DOJ ने लगभग 1.776 अरब डॉलर का एक नया एंटी वेपनाइजेशन फंड बनाने का घोषणा किया था, लेकिन अब इस योजना को संघीय अदालतों ने अस्थायी रूप से रोक दिया है। ट्रंप, उनके बेटे और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने IRS पर 10 अरब डॉलर का मुकदमा दायर किया था। यह मामला उनके टैक्स रिकॉर्ड लीक होने से जुड़ा था। मई 2026 में ट्रंप पक्ष ने अचानक यह मुकदमा वापस लेने पर सहमति जताई और इसके बदले में DOJ ने 1.776 अरब डॉलर के एंटी वेपनाइजेशन फंड की स्थापना की घोषणा की। न्याय विभाग के मुताबिक ये फंड उन लोगों की शिकायतें सुनने और आर्थिक राहत देने के लिए बनाया गया है जो दावा करते हैं कि वे सरकार द्वारा राजनीतिक या वैचारिक कारणों से निशाना बनाए गए थे। उधर आपको बता दें, पाकिस्तान के मंसूबे पर फिर एक बार फिरा पानी। डील के लिए इशाक डार पहुंचे अमेरिका, तो ईरान ने क्या कहा बता दें। ईरान और पाकिस्तान के बीच डील फाइनल करने को लेकर पाकिस्तान कितने भी दावे कर ले, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लग रहा है। पाकिस्तान इस कोशिश में लगा हुआ है कि दोनों देशों की डील में उसकी भूमिका साबित हो जाए और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली उसकी छवि रिपेयर हो जाए। इस वजह से पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा देने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसी को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार शुक्रवार को अमेरिका पहुंचे। अमेरिकी सूत्रों ने एक्सियोस की रिपोर्ट की पुष्टि की है, जिसमें कहा गया था कि दोनों पक्ष सीज फायर को बढ़ाने और ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट पर बातचीत शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOUs पर सहमत हुए थे। हालांकि ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने तेहरान के वार्ताकारों के करीबी एक सूत्र का हवाला देते हुए कहा कि मसौदे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई समझौता होता है तो पाकिस्तान को सूचित किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सूत्रों ने कहा कि कोई भी समझौता तभी फाइनल होगा जब तेहरान द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। ट्रंप के एक तरफा बोलने से कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि दोनों पक्ष समझौते पर पहुंचने के करीब हैं, लेकिन अभी तक समझौता नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें, हॉर्मुज में ईरान के टोल वसूली पर भड़का कतर। क्या कहा बता दें, कतर ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर परमानेंट ट्रांजिट फीस लगाने के ईरान के प्रपोजल को यानी प्रस्ताव का विरोध किया है। हालांकि उसका कहना है कि अस्थायी टोल पर बातचीत की जा सकती है और इससे इस अहम समुद्री मार्ग पर सामान्य आवाजाही बहाल करने में मदद मिल सकती है। शनिवार को सिंगापुर में आयोजित एक एशियाई रक्षा सम्मेलन में कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के राज्य मंत्री शेख सऊद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा है कि अस्थायी फीस का बोझ आखिरकार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, इसलिए कतर इसका विरोध करता है। हालांकि कुछ समय के लिए हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने पर विचार किया जा सकता है ताकि वहां से माइंस को हटाने या सुरक्षा के काम में फीस का इस्तेमाल हो सके। दरअसल कतर के मंत्री से पूछा गया था कि ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर कंट्रोल के लिए ईरान जो है वो टोल वसूल रहा है, तो क्या इस संबंध में कतर कोई बातचीत कर भी रहा है कि नहीं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने फरवरी के अंत में शुरू हुए अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों के जवाब में बंद कर दिया था, जिससे ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। वहीं आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी में भारत किस देश पर हमले की है योजना, क्या कहा आर्मी चीफ ने, क्या दी जानकारी। दरअसल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर सबसे बड़ा बयान दे दिया है। दुश्मन देशों को कड़ा संदेश देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान की हरकतों के जवाब में भारत ने जो आक्रामक सैन्य रुख अपनाया था वो आज भी बरकरार है। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह तैयारी कर रहा है। न्यूज एजेंसी NI से बात करते हुए जनरल द्विवेदी जी ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और वर्तमान स्थिति को केवल अस्थायी रूप से युद्ध पर विराम समझा जाना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो सिर्फ थल सेना ही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना और नौसेना भी एक नए सेना अभियान के लिए 24 घंटे मुस्तैद हैं। जी हाँ दोस्तों, खुलेआम खुली और तगड़ी धमकी दी है पाकिस्तान को कि अगली बार जरूरत की तो ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया गया है बल्कि स्टैंड बाय मोड पर मौजूद है, यानी कि अस्थायी रूप से युद्ध पर विराम लगाया गया है जो कि कभी भी शुरू किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी जानकारी थी। आर्मी चीफ ने यह बयान देकर फिर एक बार पाकिस्तान को संट कर दिया।
वहीं चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी के बीच दो मोर्चों पर निपटने की तैयारी भारतीय सेना प्रमुख ने क्या दी जानकारी, बता दे उधर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी ने भी कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की ओर से किसी भी दो तरफा खतरे से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने अपनी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता, पानी के भीतर निगरानी और नेटवर्क आधारित अभियानों को काफी मजबूती प्रदान की है। एडमिरल की यह टिप्पणी हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी और पाकिस्तान के साथ उसके बढ़ते समुद्री तालमेल के बीच आई है। उन्होंने कहा कि हम इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और क्षेत्र के बाहर की ताकतों की अधिक मौजूदगी का गवाह बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, उधर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी बड़ा बयान दिया, कह दिया भारत एक ताकतवर देश है, हिंद महासागर में संतुलन बन रहा है। जी हाँ, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भारत को दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता का एक अहम स्तंभ बताया है, यानी जरूरी स्तंभ बताया है। शनिवार को सिंगापुर में शोंगरी लॉ डायलॉग में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक शक्तिशाली देश है और वो अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के साझा लक्ष्य को पूरा किया जा सके। हेगसेथ ने कहा कि भारत के पास विशाल औद्योगिक क्षमता एवं साजो सामान मौजूद है जो उसे उच्च स्तरीय सैन्य अभियानों को लंबे समय तक संचालित करने और बनाए रखने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि भारत एक शक्तिशाली देश है और अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत विशेष रूप से हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बनाए रख रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत उच्च स्तरीय सैन्य अभियानों को बनाए रखने के लिए विशाल औद्योगिक क्षमता और साजो सामान का निर्माण भी कर रहा है। उन्होंने हिंद महासागर में क्षेत्र में भारत की बढ़ती सैन्य भूमिका की सराहना की। हेगसेथ ने कहा कि भारत अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है ताकि वो सुरक्षा की जिम्मेदारी में अपना उचित हिस्सा निभा सके, खासकर हिंद महासागर में। वहीं इस दौरान दोस्तों भारत की तारीफ करते करते अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पाकिस्तानी मुनीर की भी और शहबाज शरीफ की भी जमकर तारीफ कर दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अमेरिका की सच्ची दोस्ती है। उन्होंने ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान की मध्यस्थता का भी जिक्र किया और कहा कि ये बहुत अच्छी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वहीं उधर भारत दौरे पर म्यांमार के राष्ट्रपति आंग हाइंग पहुंचे। महाबोधि मंदिर में दर्शन से की 5 दिवसीय यात्रा की शुरुआत। जी हां दोस्तों, म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग ने शनिवार को भारत की 5 दिवसीय यात्रा शुरू की। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, संपर्क, सीमा सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना होगा। आंग हाइंग ने अपनी यात्रा की शुरुआत गया जी में महाबोधि मंदिर में दर्शन के साथ की। इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर जी से शनिवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के प्रति राष्ट्रपति हाइंग के सकारात्मक रुख की भी सराहना की। दोस्तों, वहीं जयशंकर जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच बैठक का इंतजार कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग को और आगे बढ़ाया जा सकेगा। सोशल मीडिया मंच एक्स पर जयशंकर जी ने लिखा कि आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग से मुलाकात कर बहुत खुशी हुई। म्यांमार और भारत के लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति उनके सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना करता हूं। शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए हमारी साझेदारी को और आगे बढ़ाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक का इंतजार है। ऐसे में आप भी दोस्तों इनको मोस्ट वेलकम टू इंडिया कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। वहीं बता दें, रोमानिया पर ड्रोन हमले के बाद रशिया और नाटो के बीच जो तनाव है वो चरम पर पहुंच चुका है। इस बीच फ्रांस ने दावा किया है कि उसके राफेल लड़ाकू विमानों ने 2 रूसी सुखोई 30 SM लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया है। बताया गया है कि ये रूसी लड़ाकू विमान नाटो देशों की सीमा का उल्लंघन करने वाले थे। ये बिना किसी उड़ान योजना के बाल्टिक हवाई क्षेत्र में घुस आए थे। इससे पहले ही राफेल लड़ाकू विमानों ने उन दोनों सुखोई 30 SM लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया था। इन राफेल विमानों ने लुथियानिया के शियाउलियाई एयरबेस से उड़ान भरी थी। यानी कि दोस्तों राफेल वर्सेस सुखोई 30 SM की ये लड़ाई आमने सामने आ गए, जिसके बाद माहौल काफी इंटरेस्टिंग बन गया दोस्तों। वहीं नेपाल की बालेन डॉक्ट्रिन क्या है, बताते भारत और चीन के सामने झुकने से इनकार, क्या अलग थलग पड़ेगा काठमांडू। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह खुद को वैश्विक कूटनीति से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के शीर्ष राजनयिकों से दूरी बनाई है। उन्होंने 1 साल तक विदेश यात्रा न करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने अपने देश को भारत, चीन और अमेरिका के बीच खींचतान का अड्डा नहीं बनने की बात भी की है। हालांकि नेपाल के ताजा हालात ऐसे नहीं है कि वो वैश्विक अलगाव का सामना कर सके। ऐसे में सवाल
सवाल उठ रहा है कि बालेंद्र शाह आखिर किस तरह की विदेश नीति चला रहे हैं और क्या इससे नेपाल के अलग थलग पड़ने का खतरा तो पैदा नहीं हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय दूतों से मिलने में अपनी मशहूर अनिच्छा से हटते हुए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने मंगलवार को यूरोपीय संघ और दूसरे देशों के राजदूतों और राजनयिकों के एक प्रतिनिधिमंडल से सामूहिक रूप से मुलाकात की। उनकी एकांत प्रियता को देखते हुए मेहमानों को सम्मानित और भाग्यशाली महसूस कराया गया। हालांकि कुछ राजनयिकों ने निजी तौर पर कहा कि वे इस मुलाकात से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए जिसमें प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सिर्फ 4 मिनट की बात की। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात का मकसद लोगों को यह दिखाना था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नेपाल के इस रहस्यमय नेता को सम्मान दे रहा हो। दरअसल बालेंद्र शाह जिस विदेश नीति की पैरवी कर रहे हैं उन्हें आम बोल चाल की भाषा में बॉलेन डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का कहना है कि वे सिर्फ अपने ही दर्जे के विदेशी नेताओं से आमने सामने मिलेंगे। इसी कारण उन्होंने दूसरे देशों के शीर्ष राजनयिकों से मुलाकात की है। उनका ये फैसला उनके घरेलू समर्थकों को तो काफी पसंद आया है, लेकिन इससे लंबे समय में नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का अलग थलग रहने वाला प्रोटोकॉल एशिया के सबसे गरीब देशों में से एक के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों बालेंद्र डॉक्ट्रिन पर जरूर कमेंट करके बताइएगा, उधर बता दें। ग्रीन कार्ड पर अमेरिका ने दी सबसे बड़ी राहत, तो सभी प्रवासियों को देश छोड़ने की नहीं होगी जरूरत। जी हां दोस्तों, H1B वीजा धारकों को मिलेगा लाभ। क्या है जानकारी? दरअसल अमेरिका ने ग्रीन कार्ड यानी अस्थायी निवास के लिए आवेदन करने वाले लाखों प्रवासियों को बड़ी राहत दे दी है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग DHS ने स्पष्ट किया है कि ग्रीन कार्ड पाने के इच्छुक सभी लोगों को आवेदन प्रक्रिया पूरी होने तक अपने मूल देश लौटने की आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल हाल ही में अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा यानी USCIS के एक मेमो को लेकर यह आशंका पैदा हो गई थी कि अमेरिका में रह रहे लोग यदि ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें अपने देश वापस जाकर वहीं इंतजार करना होगा। इस खबर के बाद प्रवासी समुदाय खासकर भारतीयों में काफी चिंता बढ़ गई थी। हालांकि अब DHS ने कहा है कि 22 मई को जारी किया गया मेमो कोई नया नियम या व्यापक नीति परिवर्तन नहीं है। विभाग के मुताबिक ये केवल अधिकारियों को उनके विवेकाधिकार की याद दिलाने के लिए जारी किया गया था जो पहले से ही मौजूद थे। इसका मतलब है कि हर मामले का फैसला अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए किया जाएगा। वहीं पहले व्हीलचेयर फिर स्ट्रेचर पर दिखे अभिषेक बनर्जी। अस्पताल ने कहा कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। तो क्या ड्रामा कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी चोट लगने का? दोस्तों क्या बवाल, क्या इस छोटे से इंसिडेंट को बड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी? क्या ये सब हार के बौखलाहट में हो रहा है? बता दे तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में अचानक हमला हुआ। उन पर पत्थर, ईंट और दूसरी चीजें फेंकी गई। इस हमले के बाद उनकी तबियत को लेकर हलचल मच गई और उन्हें पहले अपोलो अस्पताल लेकर जाया गया। अपोलो अस्पताल ने कहा कि अभिषेक घर पर आराम कर सकते हैं। अस्पताल की इस सलाह पर ममता बनर्जी भड़क गई और फिर दूसरे अस्पताल का रुख किया जहां अभिषेक का इलाज कराया गया है। इलाज के बाद ममता बनर्जी ने बताया कि अभिषेक का ट्रीटमेंट अब घर पर ही होगा, उन्हें घर पर भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से अस्पताल को धमकियां मिल रही हैं। बता दें कि अभिषेक बनर्जी से मिलने अस्पताल तक पहुंची ममता बनर्जी और वहां जाकर बीजेपी पर गुस्सा निकालने लगी। उन्होंने इस हमले के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके भाजपा को हत्यारा तक करार दिया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में टीएमसी के आधिकारिक हैंडल से शेयर किए गए वीडियो पोस्ट को रीशेयर करते हुए सिर्फ एक लाइन लिखी। उन्होंने लिखा कि शासक बने हत्यारे, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर शर्म आती है, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। टीएमसी पार्टी ने भाजपा पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि भाजपा समर्थित उपद्रवियों के हिंसक हमले के बावजूद हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने पीछे हटने का रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय वे उस परिवार के साथ खड़े रहे जो कथित तौर पर भाजपा समर्थित गुंडों की तरफ से पहुंचाए गए एक अकल्पनीय नुकसान से टूट चुका है। यही करुणा से प्रेरित राजनीति और नफरत से प्रेरित राजनीति के बीच का अंतर है। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास किया गया टीएमसी पार्टी के द्वारा। ऐसा लग रहा था कि अभिषेक बनर्जी पूरी तरीके से ठीक थे, उसके बावजूद भी जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती होना चाहते थे। अब आप ही सोचिए, जब अपोलो अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया, कहा कि उनको भर्ती होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो घर पर ही इलाज कर सकते हैं। अब ऐसे में डॉक्टर, अस्पताल और बीजेपी पर भड़क गई ममता बनर्जी। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या डॉक्टर गलत कहेगा? अब ममता बनर्जी ने कहने लगी कि अभिषेक को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार अस्पताल होगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या है राय दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं बता दें 1 जून से देश भर में शुरू होगा खेत बचाओ अभियान। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मिट्टी बचाना और लागत घटाना है लक्ष्य। जी हां, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू करने का फैसला किया है। 1 जून से 30 जून 2026 तक पूरे देश में
खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान केवल जागरूकता कार्यक्रम नहीं बल्कि खेतों को बचाने, मिट्टी की सेहत सुधारने और किसानों को सही समय पर सही सलाह देने का जन आंदोलन बनेगा। वहीं तेल संकट के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए 1 जून 2026 से पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के निर्यात पर संशोधित शुल्क लागू करने की घोषणा की है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल के निर्यात पर 1.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 13.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 9.5 रुपए प्रति लीटर का निर्यात शुल्क तय किया गया है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बीच देश के नागरिकों को राहत देना। खास बात यह है कि स्थानीय खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। वहीं दोस्तों 1 जून से एलपीजी के बदल रहे हैं नियम, सिलेंडर हो सकता है कैंसिल। क्या है खबर, बता दें एशिया संकट को देखते हुए लोगों को कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए कुछ खास बदलाव किए गए हैं। इसी में से एक बदलाव 1 जून से लागू होने जा रहा है, यानी कल से, जिसके तहत आपका रसोई सिलेंडर कनेक्शन कैंसिल हो सकता है। दरअसल देश में पीएनजी का कनेक्शन बढ़ रहा है और सरकार द्वारा निर्देश देने के बावजूद एलपीजी सिलेंडर का उपयोग कम नहीं हो रहा है। पीएनजी कनेक्शन मार्च तक 6.5 लाख नए लगे हैं, लेकिन आपूर्ति 18% कम रही है। इससे पता चलता है कि कई परिवारों ने स्विच किए बिना ही कनेक्शन ले लिया है, जबकि सरकार ने कहा है कि अगर पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन है तो एलपीजी को सरेंडर करना होगा। हालांकि इसके बावजूद भी लोग पीएनजी का कनेक्शन ले रहे हैं लेकिन एलपीजी को सरेंडर नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में वाकई में दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। गाँव, कस्बों और शहरों में भी हर घर सिलेंडर पहुंचे, गैस रसोई पहुंचे, इसके लिए सरकार कदम उठा रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी सरकार की बात माननी पड़ेगी। जब पीएनजी से उनको गैस मिल रहा है तो फिर सिलेंडर रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। हाँ, जब तक संकट चल रहा है तब तक आप सरकार की बात मानिए, उसके बाद आप फिर से सिलेंडर को रख सकते हैं। जब महामारी खत्म हो जाएगी फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ऐसे में लोगों को भी समझना चाहिए। बहरहाल दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी जो भी निजी राय हो, कोई दिक्कत, संकट या किसी प्रकार का सवाल हो दोस्तों तो अवश्य कमेंट में पूछिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और जहां पर भी ग्रुप हो वहां शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।